जितने भी अभ्यर्थी है मैट्रिक के और आने वाले बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक सारे देखना। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए मैथमेटिक्स गणित का। यहाँ पे हम लोग मॉडल सेट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आप सभी को जितने भी चैप्टर है गणित का वो सभी चैप्टर से लिया गया प्रश्न है, तो आपको पता भी चल जाएगा किस तरीके के प्रश्न आप सभी के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सारे हम लोग एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं वैकल्पिक प्रश्न वाले क्वेश्चन जो एक एक मार्क्स का होता है, जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न कहते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा वो सारे के सारे आपको न्यू पैटर्न पर आधारित होगा, जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए लगातार कई वर्षों से इसी पैटर्न पे आप लोगों को पूछता आ रहा है। ठीक है, जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी न्यू पैटर्न है उस पर हम लोग सारे क्वेश्चन को करेंगे। अगर आप भी क्लास 10 के छात्र और आने वाले बोर्ड परीक्षा में अगर शामिल होने वाले हैं तो एक एक चीज़ आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी, तो चैनल को सारे सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसी तरीके से नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। चलिए हम लोग बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम है तो जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना, मैं आपको हेल्प जरूर करूंगा। ठीक है बच्चे, तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न के हम लोग बढ़ रहे हैं। पहला प्रश्न हमारे पास है, कहा गया है सभी क्वेश्चन को हम लोग डिटेल्स में पढ़ते चलेंगे ताकि इस तरीके के अगर प्रश्न आप सभी को दोबारा अगर दिखे तो आप भूलो नहीं। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न को अच्छे से देखना, अगर जहाँ डाउट लगे तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना, मैं आपको अगले वीडियोज़ में हेल्प जरूर करूँगा। ठीक है देखिए हमारे पास पहला प्रश्न है कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल अगर समान हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। अगर मूल समान होती है ना, ये कौन सा समीकरण है बच्चे, तो शुरू में आपको स्क्वायर लगा हुआ है तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। क्या है, ax² प्लस आपको bx प्लस सी, ये क्या है आपका द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, कि मूल अगर समान होती है ना तो इसका विवेचक का जो मान होता है d बराबर 0। d क्या है यहाँ पे, विवेचक है या फिर डिस्क्रिमिनांट है। ठीक है, तो d बराबर 0, तो d का वैल्यू होता है आपका b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। d बराबर 0 तो इसका मतलब b² माइनस 4ac बराबर भी 0। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, b² माइनस 4ac बराबर 0। अब इसको देखेंगे कि व्यापक रूप में है या फिर नहीं। अगर व्यापक रूप का मानक रूप में होता है, मानक रूप इसका जो फॉर्म होता है द्विघात समीकरण का वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यही होता है इसका व्यापक फॉर्म। देख रहे हैं कि ये व्यापक फॉर्म इस दोनों से मैच कर रहा है, तो इसका मतलब b के जगह b ही है और a के जगह पे a है और c के जगह पे c है। तो हम लोग क्या करेंगे, b² इस माइनस 4ac को इस साइड लेकर जाएंगे तो यहाँ पे प्लस 4ac हो जाएगा, तो b² बराबर 4ac, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा एक का b। b² प्लस माइनस नहीं होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे b जो है ये करेक्ट होगा। ठीक है, समझ में आ रही ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारे पास है कि यदि x² प्लस 3x प्लस 12 बराबर 0 तो x का वैल्यू निम्नलिखित में से क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, बहुत सारे छात्र इसमें गलती कर बैठेंगे। देखो x² प्लस 3x प्लस 12 है बराबर 0, यहाँ पर x का मान क्या होगा, इंटीजर होगा, पूर्णांक, यहाँ पे क छूट गया, पूर्णांक या फिर अप्रमेय होगा या फिर भिन्न संख्या होगा या फिर वास्तविक नहीं या फिर नॉन रियल होगी। इसको x का वैल्यू क्या क्या रखेंगे ताकि इसका वैल्यू 0 आ जाए। देखो अगर स्क्वायर लगा हुआ तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 2 आएगी, द्विघात समीकरण में मैक्सिमम मान कितना होगा, 2 आएगा, त्रिघात में 3 आएगा, चतुर्थ घात में 4 आएगा, सिंगल घात वाले में 1 आएगा। ठीक है, इसको हम लोग गुणनखंड विधि से तोड़ लेते हैं सबसे पहले, तो x², अब 12x² को 3x को 2 टर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 4x। अगर 4x लिखते हैं ना यहाँ पे 4x माइनस 3x, 4x नहीं, ये नहीं हो रही यहाँ पे। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, श्रीधारा चार्ज का नियम लगाएंगे, x का वैल्यू रखेंगे माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर में b² माइनस 4ac अपॉन 2a। देखते हैं ये अपर में आता है या फिर पूर्णांक आता है, क्या आता है। ठीक है, माइनस b के जगह माइनस 3 प्लस माइनस रूट अंडर b², 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4ac, कहीं भी प्लस माइनस नहीं है तो यहाँ पे 12 चौके 48 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे माइनस आ गया, क्या हो गया 9 और में से अगर माइनस 48 घटाएंगे 2 इंटू 1 तो देखो ये नॉन रियल आ जाएगा। यहाँ पे -3 प्लस माइनस रूट अंडर में यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका -39/2, तो ये क्या है आपका नॉन रियल, अवास्तविक संख्या आ जाएगा, अवास्तविक। तो इसको बस आपको थोड़ा सा डिटेल में बनाना था, इसका आंसर आ जाएगा 2 का डी हो जाएगी, वास्तविक नहीं होगा इसका मूल। ठीक है, या तो आप इस विधि से बना सकते थे यानी तो आप विवेचक का मान निकाल के भी बना सकते, लेकिन विवेचक का मान निकालने के बाद यहाँ पे आपको नहीं पता चलता, सिर्फ वास्तविक नहीं होता ये तो पता चल जाता, लेकिन जब डिटेल में पूछा जाता कि पूर्णांक अप्रमेय होगा, भिन्न संख्या होगा, क्या होगा, वहाँ से नहीं पता चलता। ठीक है, इसलिए हम श्रीधारा चार्ज के नियम से यहाँ पे पता किए हैं। सिंपल प्रश्न था, बस आपको समझने की जरूरत है इस प्रश्न को। थर्ड नंबर हमारे पास प्रश्न बच्चे, कहा गया कि एक वृत्त की परिमाप एवं क्षेत्रफल अगर बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी।
कहा गया कि वृत्त की परिमाप का मतलब यहाँ पे परिधि ही होता है, ठीक है ना। परिमाप को हम लोग परिधि बोलते हैं। तो वृत्त की परिधि होती है 2πr, ठीक है। और एवं क्षेत्रफल बराबर हो, किसका क्षेत्रफल, तो वृत्त का ही, तो इसका होता है πr²। तो एक आर से एक आर गया, पाई से पाई गया, तो आर का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, 2 मात्रक। क्या हो गया, 2 मात्रक। आर का वैल्यू क्या हो गया, 2 मात्रक। तो ये तीन का ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। फोर्थ नंबर है कि 2, 3, 4, 5, 6 के माध्यिका क्या होंगे। मीडियन ऑफ 2, 3, 4, 5, 6 इसके मीडियन क्या होंगे, यही हम लोगों से पूछा गया यहाँ पे। देखिए मीडियन जो बीच का संख्या होता है उसी को हम लोग मीडियन बोलते हैं। 2, 3, 4, 5 और 6 इसका मीडियन। टोटल संख्या गिनेंगे तो यहाँ पे n का वैल्यू 5 है, तो बीच की संख्या, ठीक है, बीच की संख्या को माध्यिका बोलते हैं। तो देखो 1, 2, 3, 1, 2, 3, ये 3 नंबर ये जो आ रहा है बीच में, तो यही इसका क्या हो गया, माध्यिका। माध्यिका क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अगर देखो इसी में अगर 2, 3, 4, 5, 6 और 7 रहता, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अगर n का वैल्यू 6 रहता ना, यहाँ पे n का वैल्यू 6, तो जो भी मान आता यहाँ पे देखो n का मान 6, तो n/2 निकालते पहले, तो 6/2 3 आता। 3 तो लेते ही लेते, लेकिन 6/2 + 1 भी लेते, इसका मतलब यहाँ पे 4, 3 और 4 दोनों पद लेते। तो ये 3 और 4 यहाँ पे ये है, तो इस दोनों का मान 4 + 9, 9/2, तो ये 4.5 हो जाता। जब आगे आएगा तो मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे हालांकि 4 का C यहाँ पे सही उत्तर है। चलिए अगला देखते हैं कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है क्या होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम लोग बोलते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे ये आपका वृत्त है, ठीक है, ये क्या है, आपका वृत्त है। तो जीवा क्या होता है, ये मान लेते हैं केंद्र है आपका, और ये आपका त्रिज्या है। जीवा ये होता है दोनों, जो वृत्त होता है ना, दोनों भाग को यहाँ पे कट कर रहा है। लेकिन एक ऐसा समय आएगा, यहाँ पे एक ऐसा जगह आएगा जो यहाँ पे केंद्र से होकर गुजरेगा, ठीक है। तो ये इस केंद्र से होकर जब गुजरता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्यास। तो यहाँ पे वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होगी वो व्यास कहलाएगा, 5 का B। एक वृत्त में देखो समझ लो कि एक वृत्त में अनंत जीवा हो सकती है, कितना, अनंत जीवा हो सकता है। लेकिन जब व्यास की बात आएगा तो व्यास और केवल क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। व्यास क्या होगा, केवल और केवल 1 होगी। चलिए अगला देखते हैं कि x अक्ष के निर्देशांक होते हैं। x अक्ष के निर्देशांक का मतलब हुआ कि x अक्ष पे मान, ठीक है। तो x अक्ष पे x का मान होगा लेकिन y का मान 0 होगा। तो x, 0 यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, 6 का A। x अक्ष का निर्देशांक क्या होगा, x, 0। x का मान होगा लेकिन y का मान नहीं होगा, y का मान क्या होगा, 0 होगा। अगला है कि 2 sin 58 डिग्री बटा में cos 32 डिग्री का वैल्यू क्या होगी। हमारे पास प्रश्न है 2 sin 58 डिग्री बटा में cos 32 डिग्री का वैल्यू क्या होगी। तो बस मैंने आपको बता रखा था कि 2 sin 58, इसको अगर बदलेंगे cos को sin में, तो ये भी हो जाएगा sin 58। तो ये दोनों कट के हो जाएगी 1, तो 2 × 1 बराबर क्या होगा, 2, इसका आंसर आएगा। अब मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ यहाँ पे कि अगर sin 58 डिग्री है बटा में cos 32 डिग्री है, जब साइन और कॉस की बात आएगी और दोनों को जोड़ के 58 और 32 को जोड़ के अगर 90 डिग्री आ रही है, तो इसका वैल्यू 1 के बराबर आपको रखना है मान, ठीक है। याद रखना है कि 1 मान आएगा इसका, पहले से 2 लगा हुआ था तो 2 × 1 2 आ जाएगा। अगला देखते हैं कि किसी भी घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या होता है। किसी भी घटना, टोटल घटनाओं का जो प्रोबेबिलिटी का योग होगा, इवेंट का योग होगा, वो 1 के बराबर होगा। क्या होगा, 8 का A। 9 तो 1 से बड़ा होगा, ठीक है, 9 भी 0 से छोटा होगा। 0 और 1 के बीच में होता है मान। अगला है कि एक चर में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या है। तो एक चर में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है ax + b बराबर 0। ax + b बराबर क्या होता है, 0, ठीक है ना। ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर आपको A होगा, 9 का A। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि √3 sec थीटा, √3 में sec थीटा बराबर 2 है। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालनी है आप लोग को। तो सेक थीटा का मान 2 बटा में √3, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेक 2 बटा में √3 का वैल्यू कितना होता है, सेक में कोसेक का उल्टा, तो कोसेक का मान होता है ये 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा कोसेक 60 डिग्री, ठीक है। सेक से सेक गया, थीटा का वैल्यू क्या हो गया, 60 डिग्री, ठीक है। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, मैंने उल्टा बता दिया बच्चे। कॉस देखो, कॉस यहाँ साइन देखो, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, समझ लो इसको अच्छे तरीके से, ठीक है। साइन मान आपको याद होनी चाहिए, अगर मान नहीं याद होगा तो आप मिस्टेक कर दोगे। साइन 30 का वैल्यू 1/2,
साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को सेक थीटा का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा 2/√3। अब बताओ कॉस 30 का वैल्यू क्या होगा, कॉस 30 का वैल्यू हो जाएगा √3/2 और ये कॉस 60 का वैल्यू हो जाएगा 1/2। तो कॉस 30 का वैल्यू √3/2 है, तो इसी का उल्टा होता है सेक 30। तो सेक 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 2/√3। तो यहाँ पे 2/√3 किसका वैल्यू है, तो ये सेक 30 का वैल्यू है। तो सेक से सेक गया, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री। देखो यहाँ पे 60 डिग्री गलत हो जाता, ऑप्शन नंबर आपको 10 का बी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बहुत सारे छात्र यहाँ पे मान गलत रखने से इसका आंसर गलत आ जाएगी। चलिए अगला देखते हैं 0.3 के ऊपर रेकरिंग को परिमेय संख्या के रूप को लघुत्तम रूप क्या है। इसको हटाएंगे तो ये 3/9 आ जाएगा, इसको कटाएंगे तो 1/3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको सी करेक्ट होगा। 3 + 2 √3 का वैल्यू क्या होगा, मतलब कौन सी संख्या है। देखो 3 + 2 √3, ये 2√3 जो है ये एक अपरिमेय संख्या है और किसी भी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ो या फिर अपरिमेय संख्या को जोड़ो, वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है। तो 12 का सही उत्तर आपको बी के साथ चलना है यहाँ पे। 13 देखते हैं कि बहुपद x² + 5x - 6 का घात क्या होगा। घात पूछा गया हम लोगों से, तो इसमें सिंपल है कि x² + 5x - 6 जो मैक्सिमम घात होता है चर मान का, ये क्या है चर मान। ठीक है, चर मान का जो है मैक्सिमम घात, आपको महत्तम घात देखना है कितना है। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 आंसर हो जाएगी, ये 2 घात है, इसमें क्या है 2 घात है। अगला देखते हैं कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है x² + bx + c = 0। ये जो है ये आपका द्विघात बहुपद का है, ये क्या है द्विघात बहुपद का। जब समीकरण आ जाएगा बात तो आपको बराबर 0 करना और a ≠ 0, a का मान ≠ 0 होनी चाहिए। ठीक है, तब ये आपका सी जो है ऑप्शन ये सही है। क्या है सी ऑप्शन सही है 14 का। चलिए 15 नंबर देखते हैं कि एपी का एनवा पद है जब पहला पद ए और सार्वंतर डी हो तो। क्या है, यदि एपी का एनवा पद जब पहला पद ए और सार्वंतर डी है। बहुत सिंपल है, टी का वैल्यू निकालनी है। तो जब पहला पद ए है सार्वंतर डी है तो n-1 × डी, ये फार्मूला है a + n-1 × डी। तो a + n-1 × डी ये पहला में ही ऑप्शन में आंसर है। अगला देखते हैं कि सभी वृत्त एक दूसरे के क्या होते हैं। देखो इसको समझ लो, ये भी एक वृत्त है। ठीक है, ये क्या है आपका एक वृत्त है, ये भी आपका एक वृत्त है, ये भी आपका एक वृत्त है। ठीक है ना, तो तीनों वृत्त में आप देख रहे हो कि सिमिलर है, सिमिलर शेप है, बस आकार में थोड़ा बड़ा है। जब सिमिलर रहेगा ना सारे, तो इसको हम लोग समरूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समरूप। एक ही जैसे देखने में, एक ही जैसे अगर दिख रहा है ना सारे, तो ये क्या होगा, इसमें भी 360 डिग्री का कोण बनता है, इसमें भी 360 डिग्री का कोण बनता है, इसमें भी 360 डिग्री का कोण, इसमें भी एक तिरछा होती है, इसमें भी एक तिरछा होती है, इसमें भी एक तिरछा होता है, इसमें भी एक व्यास होता है, इसमें भी व्यास होता है, इसमें भी व्यास होता है। मतलब तीनों जो आपका जो ये वृत्त है ये एक दूसरे क्या है, समरूप है। सभी समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज भी क्या होता है, एक दूसरे के समरूप होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि बिंदु -4,5 में भुज क्या है। देखिए x, y कोऑर्डिनेट हम लोग लिखते हैं। x को हम लोग भुज बोलते हैं और y को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पे -4,5 है, तो x के जगह पे -4 और y के जगह पे 5, तो ये आपका क्या हो गया, भुज -4 हो गया। क्या हो गया, भुज, ये -4 हो गया भुज। ठीक है, 1 + tan² a बटा में 1 + cot² a का वैल्यू क्या होगा। ये आपका फार्मूला है, यहाँ से 1 + tan² a हो जाएगा sec² a और ये होता है आपका cosec² a। ठीक है, ये फार्मूला है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। तो sec² a को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1 बटा में cos² a और इसको लिख सकते हैं 1/sin² a। तो ये sin² a ऊपर जाएगा तो ये sin² a बट्टा में ये हो जाएगा cos² a। अब बताओ इसका वैल्यू क्या होगा, tan² a के बराबर होगा। इसका आंसर डी होगा। फार्मूला जानते होंगे आप लोग, sec² थीटा माइनस में tan² थीटा बराबर 1 होता है। उसी तरीके से cosec² थीटा माइनस में होता है cot² थीटा बराबर 1। इसी वाले फार्मूला पे हम लोग क्या किए, इसका मान यहाँ पे रखे हैं। अब इसी को थीटा को इस साइड लेकर जाओगे तो 1 + tan² थीटा हो जाएगा, 1 + tan² a, थीटा के जगह पे है तो ये हो जाएगा sec² a। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। बस ये 2 फार्मूला यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, अगला देखते हैं कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। कोई वृत्त है, ये क्या है, कोई वृत्त है। ठीक है,
कोई वृत्त मान लेते हैं ये है, और इस पे बोला गया है कि कितने स्पर्श रेखाएं हो सकते हैं। भाई अनंत हो सकती है, अनंत हो सकती है। इस पे स्पर्श रेखाएं क्या होती है? अनंत हो सकती है। ऐसा तो नहीं बोला गया है कि एक वृत्त के एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, ठीक है। कहीं से भी बोला गया है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? अनंत हो सकता है। क्या हो सकता है? अनंत हो सकती है। ऑप्शन नंबर आपको सी इनफाइनाइट हो जाएगा। अगला देखते हैं कि वर्ग की भुजा एवं विकर्ण के बीच का अनुपात क्या होता है। देखिए, वर्ग की भुजा एवं विकर्ण के बीच का अनुपात क्या होता है, ये आपको समझने की जरूरत है। वर्ग की भुजा को मान लेते हैं ए, ठीक है, और वर्ग का जो विकर्ण होता है वो √2 गुने भुजा होता है। क्या? √2 गुने भुजा। इसको हम लोग क्या, भुजा को ए माना है और ये विकर्ण है आपका, ठीक है। तो अनुपात पूछा गया भुजा का और विकर्ण का, तो √2 गुने भुजा होता है, तो भुजा से भुजा गया 1 हो गया, तो 1/√2। तो इसी को हम लोग 1:√2 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 1:√2। यही इसका सही उत्तर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। फार्मूला बेस्ट था ये। अगला देखते हैं कि 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। 6/15 अगर कट रहा है तो इसको कटा देंगे, तो 3 दूनी 6 और 3 पंचे 15। अब बताओ 2/5 0.4। ये क्या है आपका? शांत है, ठीक है। अगर कोई संख्या p/q के रूप का हो और q का वैल्यू अगर 2 और 5 के रूप का हो, तो ये क्या होगा? हमेशा शांत होगा। बस इस दोनों में कोई कॉमन नहीं होनी चाहिए। कॉमन का मतलब कोई भी उभयनिष्ठ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कटा उटा के आपको रखना है मान। अगला है 22 नंबर की, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर का मान क्या होगा। ये स्क्वायर है। क्या है? ये स्क्वायर है, ठीक है। तो x² + 7x + 10 के शून्यक और अल्फा और बीटा है। हमको निकालना है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा, देखो समझ लो अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या होता है? -b/a। तो -b के जगह पे 7 है और a के जगह पे 1 है, तो -7 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे -7 रखेंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा कितना? 49 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपको सी करेक्ट है। सिंपल प्रश्न था, आप लोग को पता होगा। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। ये फार्मूला आपको याद है ना, ये चीज़, इसी पर ये क्वेश्चन बन रहा है। अगला देखते हैं कि द्विघात बहुपद का शून्यक क्या होगा। बहुत सिंपल है, x² + 3x + 2 = 0 शून्यक निकालने के लिए या तो आप श्रीधराचार्य के नियम से बना सकते हो या फिर आप गुणनखंड विधि से बना सकते हो। तो इसको 2x² है ना ये, तो इसको लिख सकते हैं x² + 2x + x + 2। इसको जोड़ के हो जाएगा 3x और गुना करके भी हो जाएगा 2x²। तो x कॉमन आएगा तो x + 2 + 1 कॉमन आएगा तो x + 2। इसका वैल्यू आ गया आपका x + 1 और ये हो गया x + 2 = 0। एक बार क्या करेंगे, x + 1 = 0 करेंगे तो x का मान -1 आ गया, और x + 2 = 0 करेंगे तो x का मान -2 आ गया। तो x का वैल्यू -1 और -2, ऑप्शन नंबर आपको ए में है, यही इसका राइट आंसर है। महत्तम समावर्तक ए बी क्या है यहाँ पे? महत्तम समावर्तक ए बी और लघुत्तम समावर्तक ए बी। अच्छा, ये प्रश्न है हमारे पास। क्या प्रश्न है हमारे पास कि कोई संख्या दिया गया ए और बी, HCF निकालनी है ए और बी का, ठीक है, मतलब दिया गया है, और उसका गुना करना है यहाँ पे LCM ए बी। समझ में आ रही ना बात? तो इसको उदाहरण के तौर पर अगर समझोगे तो इसका आंसर तो a × b ही आएगा, ठीक है। इसको उदाहरण के तौर पे समझो। मान लेते हैं कोई संख्या मान लेते हैं कि a के जगह पे 2 है और b के जगह पे 3 है, ठीक है। यहाँ भी 2 और 3 हो जाएगी। अब बताओ HCF 2 और 3 का क्या होगा। इस दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसका HCF क्या होगा? HCF आपका 1 होगा, ठीक है। और LCM इसका क्या होगा? 2 × 6 होगा। क्या होगा? 2 नहीं है कॉमन, तो डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बताओ LCM और HCF का 1 × 6 कितना होगा? 6। अब बताओ जो संख्या मैंने माना था a और b के जगह पे 2 और 3, उसी को मल्टीप्लाई करने के तो बाद आ रहा है 2 × 3 = 6। इसका आंसर क्या होगा? a × b हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको ये नहीं समझ में आया तो आप दूसरा उदाहरण भी ले सकते हो, 5 और 6, 4 और 5, कोई भी उदाहरण ले सकते हो, बस वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज हमारा है। कहा गया है कि यदि 3 cot a का वैल्यू 4 है तो sin a का वैल्यू क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, बस आपको यहाँ पे साइन कॉस का वैल्यू निकालना पड़ेगा। यहाँ से देख सकते हैं 3 cot a का वैल्यू 4 है, यहाँ से cot a का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4/3 हो जाएगी, जो आपको ये b/p नज़र आएगा, ठीक है। यहाँ से h का वैल्यू क्या हो जाएगा? √4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर
ये हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5। ये हो जाएगा h, तो हमको साइन a का वैल्यू निकालनी है, तो साइन a का वैल्यू हो जाएगा p/h। तो p का वैल्यू हम लोगों को 3 दिया गया और h का वैल्यू निकाला 3/5, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चे हम लोगों ने यहाँ से 1 से लेकर 25 तक जो आप सभी के मॉडल सेट पर आधारित क्वेश्चंस था 1 से 25 तक, ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर्स में लगातार कई बार पूछा जाता रहा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए वो सारे आप लोग याद समझ गए होंगे और इसी तरीके के पैटर्न आप सभी के एग्जाम्स में रहते हैं। अगर किसी भी तरह के प्रश्न में अगर दिक्कत आ रही है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना, मैं आपको हेल्प ज़रूर करूँगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय सभी को।